हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में हो रही सियासी उथल पुथल के बारे में। कहानी शुरू होती है 1971 में, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इससे परेशान होकर वहाँ के लोगों ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। से पाकिस्तानी फौज ने बहुत ही मर्सिलेसली सप्रेस किया। वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए हिंदुस्तान ने मदद की मुक्ति बाहिनी को अस्तित्व में लाने के लिए। ये एक्ट पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इंडियन आर्मी के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोल दिया। फिर शुरुआत होती है एक जंग की, जिसमें हिंदुस्तानी फौज ने ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी फौज से कड़ा मुकाबला किया और 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया। 16 दिसंबर 1971 को नींव रखी जाती है एक आज़ाद देश की, जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद ही इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो करना शुरू कर दिया। आज़ादी के कुछ दशकों बाद ही बांग्लादेश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया। जो पर कैपिटा इनकम 2007 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम से आधी हुआ करती थी, वो देखते ही देखते 2021 में हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम को भी सरपास कर देती। वहीं IMF ने भी प्रेडिक्ट किया था कि बांग्लादेश आने वाले कुछ समय में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज की GDP को पछाड़ते हुए इनसे भी आगे निकल जाएगी। देखते ही देखते बांग्लादेश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाता है। बांग्लादेश की इस ट्रमेंडियस ग्रोथ स्टोरी के पीछे हाथ है बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर का। चीप लेबर और लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स की वजह से बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को बांग्लादेश में शिफ्ट कर लिया। फिर गुड्स और फिनिश प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से बांग्लादेश की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा हुआ। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व 45 बिलियन के आसपास था। लेकिन उसी के बाद शुरू होता है डाउनफॉल। कोविड की वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान हुआ। एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक कम हो गया था। वहीं बांग्लादेश कुछ दशकों से वीट और एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट रशिया से करता आ रहा था, लेकिन रशिया का पड़ोसी देश से वॉर के चलते इंपोर्ट कर पाना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से तेल, बेसिक चीज़ें जैसे आटा, दाल, ब्रेड, इन सब के प्राइसेस काफ़ी हद तक बढ़ गए। इवन सरवाइव करने के लिए लोगों को बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा, जिसके कारण बांग्लादेश की आवाम में काफ़ी गुस्सा भर गया था, जिसे चिंगारी देने का काम किया सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट ने, जिसमें 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर के बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वापस लागू करने का ऐलान कर दिया। अब होना क्या था, एक लार्ज स्केल पे वहाँ की जनता ने, जिसमें मेजोरिटी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस आंदोलन ने एक विकराल रूप ले लिया, जिसे गवर्नमेंट ने हेवी फोर्स के साथ सप्रेस करने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। इस आंदोलन को शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2024 को एक और जजमेंट पास किया, जिसमें फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन को 5% कर दिया गया और एडिशनल 2% रिजर्वेशन दिया गया वुमेन्स और एथनिक माइनॉरिटीज के लिए। लेकिन आवामी लीग की गवर्नमेंट ने नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि ये रिजर्वेशन इनडायरेक्टली आवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, उसके मेंबर्स के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को बेनिफिट कर रहा था, क्योंकि आवामी लीग का बांग्लादेश की आज़ादी में मुख्य योगदान था। अब 3 अगस्त 2024 को आता है बांग्लादेश PM का काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा, रज़ाकार्स को। इसका सीधा मतलब था कि PM प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को रज़ाकार कह रही थी। बांग्लादेश में रज़ाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने 1971 के वॉर में पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट किया था और कई सारे वार क्राइम्स किए थे। बस होना क्या था, वो आंदोलन और भी विकराल रूप ले लेता है।
और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। अब इस आग को काबू कर पाना बांग्लादेश की पुलिस और मिलिट्री के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि आंदोलनकारी ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आंदोलनकारी अब प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग करने लग गए थे। इसी बीच बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि स्टूडेंट विंग है अवामी लीग का, उसने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट के खिलाफ वायलेंट अटैक्स करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे कई स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी और डंडों से हमला किया, जिससे आंदोलनकारी और गुस्सा हो गए और उन्होंने सीधे प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश था कि उसे फोर्स से रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन था। तभी आर्मी चीफ का फोन जाता है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के पास, जिसमें वो कहते हैं कि आर्मी प्रोटेस्ट को रोक पाने में सक्षम नहीं है और उन्हें टाइम दिया 45 मिनट का कि आप रिजाइन कीजिए अपनी पोस्ट से, अब आर्मी टेक ओवर करेगी इस सिचुएशन को। उसके कुछ समय बाद एक चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और शेख हसीना देश छोड़कर पड़ोसी देश हिंदुस्तान में शरण लेने आ जाती है। इस स्टोरी से इंडिया को भी बहुत कुछ लेसन सीखने की जरूरत है कि यदि देश की जनता प्रोटेस्ट कर रही है तो उन्हें फोर्सफुली सप्रेस करने की जगह डायलॉग और डिस्कशन के थ्रू बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करना चाहिए। सेकेंड, अगर एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा आम जनता के साथ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस किया जाएगा तो वह एक विकराल आंदोलन का कारण बनेगा, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। इससे सीखते हुए इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम में भी बदलाव की जरूरत है। रिपीटेड जनरेशंस को रिजर्वेशन मिलने के कारण देश में एक क्रीमी लेयर फॉर्म हो गई। इसे लॉ के द्वारा हटाकर उन लोगों तक रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुंचाने की जरूरत है जो अभी भी काफी बैकवर्ड है, जिन्हें रिजर्वेशन की असली जरूरत है। तभी आगे चल के सबका साथ और सबका विकास हो पाना संभव है। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।